एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिटर्मिनेंट बेस्ड, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है और डिटर्मिनेंट्स से बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं? देखिए, डिटर्मिनेंट्स से होने समझने से पहले हम चलते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैंने बताया था नंबर्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम में करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्या समझे आप? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ये मैंने ए लिखा। अब मैं ये कहती हूँ डिटर्मिनेंट्स। मैंने बोला ये जो दो बोर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है एक क्वांटिटी, ना कि नंबर्स का अरेंजमेंट। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी डिजिट आएगी, कोई भी सिंगल क्वांटिटी आएगी, वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं इसको सोल्व करूंगी। अब सोल्व करने के बाद इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है, इसको सोल्व किया, वही क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। फिर आपके एग्जाम माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर रहेगा नो। हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है जिसकी जो मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या कह सकते हैं जिस मैट्रिक्स के रो उसके कॉलम के इक्वल आ जाए, वह उसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब नाम से भी समझ सकते हैं, मैट्रिक्स एम से शुरू होता है, इसका मतलब मैनी। इसका मतलब मैनी नंबर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स। मैनी नंबर्स का अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और डी से डिटर्मिनेंट डी से शुरू होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आएगा वो कोई डिजिट आएगी, सिंगल डिजिट आएगी। समझ में आया? क्या डिफरेंस बताया मैंने कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी डिजिट आएगी, कोई भी क्वांटिटी आएगी। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अब आगे क्या बताती हूँ रूल। मैं इसको देखना कि मैंने इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया। के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब मैं डिटर्मिनेंट को के से कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर के ए किया, इसको के से कर रही हूँ, इसका मतलब है या तो किसी एक रो को करो, कोई भी रो हो सकती है, या फिर सिर्फ एक कॉलम को करो। हर एंट्री के से मल्टीप्लाई नहीं होगी डिटर्मिनेंट के अंदर। उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, 3/3 की है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है आपको 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दे रखा है? 10। और आज से पूछ लेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4a क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 4a क्या होगा? कोई समझदार बच्चा कहेगा, लो जी बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे दिया, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो क्या कर देगा? 4 इंटू 10, और आपका आंसर 40 लिख देगा। वो खुश हो गया कि क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्या है? रॉन्ग वे है। इस मेथड से नहीं करना, ये गलत होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 4a निकाला तो क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर लो। ये देखो कितने बाय कितने की आपके पास मैट्रिक्स है। आपके पास मैट्रिक्स है 3/3 की, तो 4 की पावर 3 आएगा। अगर आपके पास मैट्रिक्स होती 2/2 की, तो 4 की पावर 2 आता। समझ में आया? उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, इसका मतलब 64 इंटू 10। देखो आपका आंसर क्या आता? 640। एस्टेट में, यूपी पीजीटी में और केवीएस में, तीनों के अंदर मैंने बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके का आता हुआ देखा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे क्या समझे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर क्या होगा? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 3-4 चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट के अंदर हमारा आता है, एक बार इसी में मैं समझा देती हूँ नेक्स्ट पे चलने से पहले प्रॉपर्टीज पर, कि एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या मतलब? जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मेरे पास है A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है।
आपको इनका मतलब तो पता ही होगा, हर डिजिट्स का A3 1 है, A3 2 है, A3 3 है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। A11 का मतलब पता ही है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपके ऊपर है, आप फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकंड के जिसके थ्रू भी आप एक्सपेंड करो। मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। रूल होता है प्लस माइनस प्लस। रूल कैसे होता है, इनका सम क्या करो, 1 और 1 2, तो आप प्लस है, ओड है, इवन है, 2 और 1 3 है, ओड है, माइनस आएगा, 3 और 1 4 है, इवन है, प्लस आएगा। कैसे एक्सपेंड करना है, A11 फर्स्ट वन रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, A11 तो क्या आएगा, जिस रो कॉलम के अंदर और जिस रो में वो एलिमेंट लाई कर रहा है उसको छोड़ दो, बाकी इनको ले लो, A22 A23 A32 A33। समझ में आया। इसी तरीके से दूसरे वाले के साथ A12 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो, बाकी सबको लिख लो, A21 A31 A23 और A33। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, A13 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दो, A21 A31 A32 A23। समझ में, A32 जो भी है वो लिख देना, ठीक है। इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, A21 A22 आएगा और यहाँ पर A32 आएगा। आया समझ में, आप इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद माइनर और कोफैक्टर है, वो मैं साथ के साथ क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा बेसिक बताऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। उसके बाद ये डिटरमिनेंट की 6 से 7 प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ एक बार आपको अपने नोट्स में लिखनी है, ताकि लास्ट मोमेंट पे याद रहे। अभी जब क्वेश्चन के अंदर मैं जब यूज करूंगी तो आपको साथ के साथ याद हो जाएगी। हम न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो लास्ट ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं। क्या है, वो कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। रो और कॉलम को इंटरचेंज करें कैसे, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहती है, जब मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव रो और कंसेक्यूटिव कॉलम को चेंज करूंगी तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं ये ऊपर वाले डिटरमिनेंट ले रही हूँ, कंसेक्यूटिव अधिकतर कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट +2 में पढ़ लेते हैं, BSc में भी पढ़ लेते हैं, इससे पहले 9th 10th में भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। देखिए, जब दो लगातार इसको और इसको मैं चेंज करूंगी, कंसेक्यूटिव का मतलब होते है लगातार, पहले दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, इस तरीके से तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर 4 5 6 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 7 8 9, ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया माइनस का। आप रो में करो, आप कॉलम भी चेंज कर सकते थे, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, साइन चेंज हो जाता। फिर से आप चेंज करना चाहो तो फिर से आप चेंज कर सकते हो। ये चेंज होने के बाद अब फिर से सेकंड और थर्ड को चेंज करना चाहते हो तो चेंज हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। एक साइन माइनस था, दूसरी बार फिर से मैं चेंज कर रही हूँ, फिर से माइनस आएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया। तो एक बार इंटरचेंज किया माइनस, फिर दूसरी बार फिर किया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। आया समझ में। इसी तरीके से कॉलम में लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि दो लगातार जब रो या दो लगातार कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ये नहीं फर्स्ट को डायरेक्ट थर्ड में ले जा रहे हो, थर्ड को फर्स्ट में, ऐसा नहीं करना। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैं देखती हूँ अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि दो रो या कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सेम आ जाए।
जैसे कि किस तरीके से आ जाए, 2 4 6 है और यहाँ पर है 7 8 9, फिर 2 4 6 है। देखो ये फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई भी 2 रो सेम हो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। अब कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 2 उठा लिया, यहाँ से 2 उठा लिया, 1 2 3 आएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 आएगा, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई भी 2 रो सेम हो, कोई भी 3 कॉलम सेम हो, 2 कॉलम सेम हो। अब किसी के दिमाग में अगर 3 सेम हो, अरे भाई जब 2 सेम पे ही 0 हो रहा है तो तीसरे में तो ऑब्वियस है 0 होगा ही होगा। समझ में आया? कहीं ज्यादा ही दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी खतरनाक होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट को हम किसी भी कॉन्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो भी उस नंबर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बताया था कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 4 6 है, 7 8 9 है, यहाँ पर 2 5 -1 है। अगर मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी थी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया? उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, यदि किसी रो में और कॉलम में if each entry row or column of the sum of 2 number then the determinant can be written as sum of 2 numbers determinants। कहने का मतलब है, क्या है इस प्रॉपर्टी का मतलब समझना एक बार। जैसे कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट है x प्लस p है, यहाँ पर y प्लस q है, यहाँ पर z प्लस r है, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, यहाँ पर है c, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 8। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर आपको पता है कि हर एक रो और कॉलम की क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स है, सम ऑफ 2 नंबर्स है। एक रो है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, एक रो हो एक कॉलम हो तभी ये चलेगा। किस तरीके से लिख सकते हैं, x y z, यहाँ पर a b c, यहाँ पर 2 9 8, प्लस में मैं नीचे लिख रही हूँ, ये क्या बचेगा, p q r, सेम सेकंड जिसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा उनको एज इट इज लिखेंगे आप। समझ में आया? उनको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि डेल्टा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। कह रहा है जैसे कि आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, डेल्टा आता है, डेल्टा क्या आता है आपका, डेल्टा आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मैंने कहा कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, देखिए ये f ऑफ x आ गया, इसका मतलब मैं कहती हूँ f ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, f ऑफ 1 0 आया है। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब होगा कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा का मतलब है डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई उसका। इसका मतलब x माइनस 1 ये कौन सा रिजल्ट है, पोलिनोमियल का। क्या कहता था, यदि a उसकी 0 बनेगी तो x माइनस a हर हाल में उस पोलिनोमियल का, उस f ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। कुछ नया नहीं है। उसके बाद होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में एवरी एलिमेंट रिप्लेस करते हैं इसके कोफैक्टर से, तो इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैंने अभी कोफैक्टर नहीं बताया, अब ये मत सोचना कि मुझे कोफैक्टर नहीं आते या मुझे माइनर नहीं आते, इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि बेसिक के अंदर इतना सब कुछ घचपच कर दूंगी तो ऑब्वियस है आप बोर होंगे और आप क्लास को सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना, जब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगी तब याद रखना, मैं आपको बोलूंगी कि 7th प्रॉपर्टी क्या थी, कोफैक्टर वाली थी और उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो आपके एग्जाम में मोस्टली सेम के सेम आ जाते हैं, A B C,
फिर बी सी ए, फिर थर्ड से स्टार्ट सी ए बी। तो आप इनको सोल्व करोगे, दो रो को सारी प्रॉपर्टी लगाओगे, R1 को ऑपरेट करोगे या R1 को एक्सपेंड करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो इससे अच्छा है कि हम बार बार किसी चीज को रिवाइज करते हैं तो वो माइंड में सेट हो जाती है। तो ये किसके इक्वल आता है? 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इन रिजल्ट्स जब बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो क्यों ना इन रिजल्ट्स को हम बार बार सोल्व करें। इससे अच्छा जब न्यूमेरिकल करूंगी तो मैं 1 से 2 इनमें से सोल्व भी करा दूंगी ताकि आपको पता चले सोल्व। लेकिन अभी के लिए आप इन रिजल्ट्स को नोट करेंगे। 1 1 1 है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये इसके इक्वल होगा। 1 1 है, ए बी सी है, ए बी सी सी ए बी है, तो भी ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट में क्या होगा? 1 1 बी प्लस सी है, ये देखिए ये भी सी के इक्वल होगा। 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब है, ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा। और एक ये रिजल्ट है। ये 6 के 6 रिजल्ट ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं। तो कहते हैं ना, बार बार जब हमारे सामने कोई चीज हाईलाइट करके लिख दी जाती है तो वो याद भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई ऑपरेशंस हमसे गलत लग जाता है, हम फंस के खड़े हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करिए। अब ये देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको आप क्रैमर्स रूल बोलते थे, अभी सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, a1x है, b1y है, c1z इक्वल टू d1 है, a2x है, b2y c2, 3 इक्वेशंस हैं, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z इस फॉर्म में इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, a1 b1y का कोफिशिएंट, c1z का कोफिशिएंट, a2 होगा, फिर b2 होगा, फिर c2 होगा, फिर a3 होगा, फिर b3 होगा, फिर c3 होगा, ये डेल्टा होगा। फिर क्या आएगा, फिर एक डेल्टा 1 आता है। डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कीजिए, d1 d2 d3, उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे, b1 b2 b3, यहाँ पर होगा b3 c1 c2 c3। फिर उसके बाद अब डेल्टा 2 लीजिए। डेल्टा 2 का मतलब है, अब थर्ड से एक्सटेंड करेंगे, ये होगा a1 a2 a3, ये होगा b1 b2 b3, और नेक्स्ट में आपका थर्ड वाला क्या बन जाएगा, d1 d2 d3। समझ में आया? ये आपका इस तरीके से डेल्टा 1 आ गया। डेल्टा 2 का मतलब दूसरे वाले को करिए, सॉरी, दूसरे वाले को d1 d2 d3, और ये मैंने गलत बोल दिया था, प्लीज करेक्ट इट, कि दूसरे वाले को d2 का मतलब है सेकंड कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस करिए। डेल्टा 3 का मतलब है थर्ड कॉलम को इनसे रिप्लेस करिए। आपके 3 वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट याद रखना है कि यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 ये वाला, बाय डेल्टा, y की डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 निकालेंगे बाय डेल्टा। समझ में आया? लेकिन यूनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन कमा के वो क्या देता है कि हमेशा इनकंसिस्टेंट से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, आप कह दो d1 d2 d3 0 है, ये वाले कांस्टेंट 0 है, ये वाले, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आप बोल सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, या आप बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, या जीरो सॉल्यूशन आने का मतलब है कि आपका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आए।
समझ में आए? यहाँ पर D1, D2, D3 को भी 0 बोल सकते हो, और अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को भी 0 बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा? ये दोनों केस याद हो गए हो तो तीसरा देखिए, यदि डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कोई भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। तब सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। जब भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो आप उस केस में क्या करेंगे? डेल्टा इक्वल टू 0 लिखेंगे। वो कहेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो उस वक्त आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। वहां से जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी उसकी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या आएगा? यदि डेल्टा 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब कुछ 0 है, तो उस केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा ये सब 0 है, ये उसी का सब केस है, तो आपको केस क्या रखने हैं? जब तक डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब का कंसिस्टेंट है, डेल्टा इक्वल टू 0 आते ही इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। अब मेन अभी इन फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट को याद रखेंगे। अब मैं अभी कुछ देर बाद इनसे बेस्ड वीडियो एक और डाल दूंगी, जिसमें हम डिटर्मिनेंट से बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। लेकिन जो ये बेसिक कराया है इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन आपका हो जाए। धन्यवाद आज के।